लेसन 3 पढ़ रहे हैं अपन इकोनॉमिक्स का, और जिसमें मैं आपको उदारीकरण के बारे में बताया था। तो उदारीकरण से क्या हुआ, उदारता बरतने से व्यापार और निवेश नीति में सुधार आया। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश और तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारने और उन्हें आधुनिक औद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने, मतलब हम जो आयात करते हैं वो कम किया गया, क्योंकि हमारे देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। और अपना इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण रखे गए, क्योंकि आयात करने से हमारे देश के लोगों की आय कम हो जाती है, क्योंकि सारा जो उत्पादन क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपनी वस्तुओं के वहाँ पर होता है, दूसरे देशों में आया वस्तुएं बनती है, और हम जब आयात करते हैं तो उल्टा हमारे देश से पैसा ही जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हमारे देश में वस्तुओं का उत्पादन होगा तो हमारे देश की आय हमारे देश के लोगों को ही मिलेगी। तो ये सब नियंत्रण सरकार ने किया। कड़े नियंत्रण, उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियाँ कुशलता और स्पर्धा को क्षमता कम करती थी। इससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई और व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे। आयात और निर्यात की पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की गई। प्रशुल्क दरों में कटौती की गई। आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को क्या किया गया, समाप्त किया गया। हानिकारक और पर्यावरण संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क से उसे क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ नवरत्न, अपने देश के नवरत्न ऐसे कौन से हैं जो सार्वजनिक उद्यम नीतियाँ बनाई गई थी। अपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के बारे में, राजदरबार के बारे में पढ़ा होगा, जो कला साहित्य और विद्या के क्षेत्र में गणमान्य विशेषज्ञ थे। 1996 में नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने और उनके प्रबंध में व्यावसायीकरण लाने और उसकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार करने के लिए सरकार ने 9 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का चयन किया, जिनको कि किस नाम से घोषित किया गया, नवरत्न। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंध और संचालन कार्य में अधिक स्वायत्ता दी गई। लाभ कमा रहे इन 9 उपक्रमों को भी अधिक परिचालन और वित्तीय प्रबंधीय स्वायत्ता प्रदान कर लघु रत्न का नाम दिया गया, जिनमें 9 रत्नों में कौन कौन से आते हैं आपके, IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, फिर है आपकी सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IPCL इंडियन पेट्रोमिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर है आपका BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, फिर है आपका गेल इंडिया लिमिटेड जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 2 प्रमुख गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इनको ये जो 9 हैं इनको किसका दर्जा दिया गया, नवरत्न का दर्जा दिया गया। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 के दशकों में उस समय की गई जब सभी सार्वजनिक नीतियाँ आत्मनिर्भरता के प्रचार से प्रेरित होकर उसकी स्थापना का आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करता था। जन सामान्य तक उसका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाम मात्र लागत पर पहुँचाया जा सके। इन कंपनियों को सभी परिणतियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। नवरत्न नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया और इन नवरत्नों के प्रसार को बढ़ावा देकर उन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में यानी के स्थान पर सरकार ने विनिवेश और आंशिक रूप से इसका निजीकरण कर दिया गया। अब मैं आपको निजीकरण के बारे में बताऊंगी कि निजीकरण क्या होता है। यानी कि सरकार ने निजीकरण किया, इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध को किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या कर देना, त्याग देना, और उस पर किसका अधिकार हो जाना, निजी व्यक्तियों का, और निजी व्यक्तियों का ही इसमें लाभ कमाया जाएगा।
इसे दो प्रकार से परिवर्तित सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व प्रबंध से इसे बाहर होना था और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे इसे बेच दिया गया। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य की इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना होता है, क्योंकि सारा कुछ नया भी जो भी होता है वो सब निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं के बारे में सोचती है। निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पाद सिद्ध हुआ और सरकार को यह आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अंतर्वाह को बढ़ावा मिलेगा। आजकल आपने देखा है सरकार जैसे घाटे में जाने लगती है तो उसको किसको सौंप देती है, निजी व्यक्तियों को सौंप देती है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध के निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्य कुशलता को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को क्या दिया गया, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया, यानी निजीकरण में ही इन 9 उपक्रमों को सौंप दिया गया और सरकार इनसे लाभ भी कमाती है, क्योंकि सरकार को इससे फ़ायदा होता है, राजस्व बढ़ता है। ये है आपका लेसन 3 का आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें अब कल मैं आपको पढ़ाऊँगी वैश्वीकरण।